हेलो दोस्तों, चलिए वापस आते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सेट था। सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। पिछला सेट कितने सेट हो गए? 3 सेट हो गए। 3 सेट हो गए। क्लासरूम टीचिंग में 3 सेट कंप्लीट हुए 20 क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आज 2 सेट कंप्लीट करेंगे और ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आप 1 सेट ऐसे करते हुए हम लोग कितना सेट कंप्लीट करेंगे। टोटल मींस 5 सेट एंड 5 सेट में अराउंड 100 क्वेश्चंस। तो ये 100 क्वेश्चंस में आपको ऑलमोस्ट सब वेरिएशंस एंड प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बावजूद और 100 क्वेश्चंस आपके हाथ में देंगे, ठीक है ना। दैट आपका मींस 200 सवाल का एक प्रैक्टिस प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट तीनों चीजें कंप्लीशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए वापस आते हैं। तो सेट 4 की बात चल रही है, सेट 4 की बात चल रही है, ठीक है। ऑलरेडी आपने ये सेट अगर छुड़ाया हो तो आपको ध्यान में आएगा कि जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसकी क्या जरूरत है और उससे क्या बनते हुए जाता है। चलिए देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने बात की थी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई सरल बैच, ठीक है ना, सरल बैच। सरल बैच की जब बात हुई थी तो ये लिखा था हमने कि TRP अपॉन 100। ये जो 100 है ये रेट परसेंट के लिए है, जो बैच दर है। T क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड है T, और इसे किस में गिनते हैं? ईयर्स में गिनते हैं। इसे किस में गिनते हैं? ईयर्स में। अगर मंथ्स है, हमने ये सब पढ़ा है अगर पिछले सेट में, लेकिन मैं शुरुआत करने से पहले जीरो से आपको पूरा कंसेप्ट एक बार समझा कर देता और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड अगर ईयर्स में है, टाइम पीरियड किस में है? ईयर्स में है। टाइम पीरियड अगर ईयर्स में है तो आप क्या करेंगे कि टाइम पीरियड अगर ईयर्स में है तो आप उसे मींस ईयर्स में कैलकुलेट, लेकिन अगर मंथ्स में दिया तो उसे 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। फिर अगर डेज में दिया तो आप पता करेंगे कि भाई लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड करेंगे, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 से डिवाइड करेंगे। दैट इज टाइम पीरियड। देन बैच दर है। बैच दर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट है, तो ये बैच दर हो जाता है, ठीक है ना। देन फिर P इज प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है इसे क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से चलता है, ठीक है। आप देखिए अभी तो सरल ब्याज निकालना में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 100 ऐसे चला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, एंड डिवीजन में बाकी फैक्टर चले जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल डिवीजन में चले जाते हैं। अगर टाइम पीरियड नहीं निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड एंड प्रिंसिपल चला जाएगा। जो भी है ये 3 में से जो भी एक फैक्टर है वो बाकी फैक्टर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, और 100 मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में चला जाएगा। सही है, सिंपल। इस बारे में हमने बात की थी पिछले, जो भी हमने एक 3 सेट कंप्लीट किए उसमें आपने बखूबी मींस बेसिक से एडवांस लेवल तक के सभी सवाल कंप्लीट किए, बेसिक से एडवांस लेवल तक के सभी सवाल कंप्लीट किए। तो अभी हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप 3 सेट कंप्लीट करो तभी इस सेट पे आइए, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखिए प्रैक्टिस सेट में, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको कुछ सवाल नए भी दिखेंगे, पुराने सवाल के भी टाइप्स में दिखेंगे, और मिक्सिंग भी दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए पे एट 12.5% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 3rd अप्रैल 2017 टू 15 जून 2017। तो टाइम पीरियड किस में दिया है? डेज में। टाइम पीरियड किस में दिया है? डेज में। बात करिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड किस में दिया है? डेज में दिया है। डेज में दिया है तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते कि 2017 जो है वो किस में है? नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है क्योंकि उसको 4 से डिविजिबल नहीं है, सो दैट नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो किस में रहेगा? 365 डेज। सही है, 365 डेज का ईयर रहेगा। पहले डेज गिनते हैं। 3rd अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। 30 में से पहला दिन आप माइनस कर लो, तो वो क्या है? 3 दिन। पहले फर्स्ट डे के साथ मींस मंथ के पहले 3 दिन माइनस कर लो, तो 30 में से 3 गया, कितना रहेगा? 27 डेज ऑफ अप्रैल। देन मई आया, मई में कितने दिन?
31 डेज एंड देन जून, जून के कितने दिन? 15 दिन। लास्ट वाला डे आप कैलकुलेशन में लेते हो, तो 7 5 12 और 1 13, कैरी ओवर 1, 3 2 5 2 7, 73 डेज हो गए। 73 डेज, तो टाइम पीरियड आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो क्या करते? टीआरपी अपॉन 100, ये सही है। तो टाइम पीरियड कितना है? 73 डेज डिवाइडेड बाय 365। 365 क्यों आया? आपको समझ में आया क्या? मैडम समझ में आ रहा है 365 क्यों आया? देखो, सो 365 इसलिए आया क्योंकि वो नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना। और आप उसे किस में कन्वर्ट कर रहे कि 365 का एक साल, 365 दिन का एक साल, तो 365 दिन का एक साल, तो 73 डेज में कितने साल, ठीक है ना। सो 73 डिवाइडेड बाय 365, वो फ्रैक्शन में ईयर का कितना फ्रैक्शन है वो आपको पता चलेगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%, ठीक है। 12.5% या तो 125 बाय 1000 हो जाएगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 100, 125 बाय 1000 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1/8। 125 बाय 1000 मीन्स 12.5% क्या है? किस में लेते हैं हम लोग? उसे लेते हैं 1 मीन्स आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज इक्विवेलेंट, ठीक है ना। सो अगर आपको परसेंटेज इक्विवेलेंट नहीं समझ में आता है तो परसेंटेज का जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है आप उसका लेक्चर अटेंड कीजिए, ठीक है ना। वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को, उसका लिंक देंगे, आप उसको पूरा कंप्लीट करिए, उस लेक्चर को कंप्लीट किए परसेंटेज के, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। देखिए, सो 12.5% क्या हो जाएगा कि 125 बाय 100 और उसका 1000, तो 25 5 125, 25 400, 5 1 5 5 8 40, इस तरह से वो 1/8 आता है। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ये बखूबी याद होना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या दिया था? परसेंटेज इक्विवेलेंट लिख कर दिया था, तो ये 1/8 हो गया। देन मींस R/100, ये 1/8 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 24,000, ये सही है। तो चलिए बात करते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये 3 है और ये 5 है। सो 3 के टेबल में 5 कब आएगा? यूनिट डिजिट 5 टाइम्स। तो देखिए 5 3 15, 5 35 36, 5 7 35 प्लस 1 36, तो ये 5 टाइम्स है। तो आपकी नजर से इसको पता चलना चाहिए कि 5 टाइम्स है 73 का, ठीक है ना। सो और 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 कितना हो जाएगा? 40, 40 हो गया। 40 से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा? 40 से डिवाइड किया 1 0 जाएगा, 4 से 24, 600 रुपए आएगा, बराबर है। तो 600 रुपीज आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट। 600 रुपीज क्या हो गया? इंटरेस्ट। ये आप समझे, ठीक है ना। सो किस तरह से छुड़ाया हम लोगों ने? हम लोगों ने फास्टेस्ट पॉसिबल उसके पहले डेज कैलकुलेट किए। डेज कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला, डेज कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली टीआरपी इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दिया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दिया हुआ था? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था आपका मींस डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ था 12.5%। उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना आता है? 1/8। तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 1/8। देन आप इसको फास्टेस्ट पॉसिबल लिख सकते हो। फिर प्रिंसिपल कितना है आपका? 24,000 और फाइनली छुड़ा है आपको 600 रुपए। चलिए लिखिए उसको, लिखिए। सो फटाफट खत्म कीजिए। अगर आप साथ साथ में भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहे थे तो आपको पहले समझने के लिए दे रहे थे टाइमिंग, लेकिन अभी आप जान चुके हो कि ये सवाल कैसे छुड़ाने हैं, तो आप उसे क्या कर सकते हो? आप गारंटी से उसके ऊपर काम खुद ही कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल हाथ के सवाल है, इनको छोड़ना नहीं एग्जामिनेशन में। तो इसके ऊपर जब भी सवाल आता है सिंपल इंटरेस्ट पे आपने मोर देन इनफ काम किया है बेटा, तो 100 क्वेश्चंस हम बना कर लेते और 100 क्वेश्चन छुड़ा के लेते हैं तो खत्म हो गया फिर वो, ठीक है ना। ऐसे ही हर चैप्टर का अगर 200 सवाल भी अगर हम खत्म करते हैं तो आपका अरिथमेटिक कंपलसरीली अच्छा बन जाता है, सही है। चलिए वापस आते हैं, चलिए देखिए अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड 30,000 बी इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट सच दैट अमाउंट ड्यू एट द एंड इज 39,000। तो 30,000 रुपया उसने क्या बोला कि 30,000 रुपए को 8% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए निवेश किया जाना चाहिए ताकि अंत में देय राशि 39,000 हो, ठीक है ना। सो 39,000। तो इसका मतलब क्या है उस चीज को आप समझ कर लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक 30,000 रुपए आपका क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। उसको हम कितने समय के लिए
फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों के लिए हम लोगों ने उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इन्वेस्ट करना चाहिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हमें क्या मिलना चाहिए 39,000। अभी आप देखिए अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो 39,000 में से 30,000 माइनस करूंगा तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,000। आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9,000। अब मुझे निकालना क्या है, टाइम पीरियड, निकालना क्या है, टाइम पीरियड। ये आप देखिए अभी ऐसा ही इज इक्वल टू क्या होता है, TRP अपॉन 100। तो टाइम पीरियड निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 9,000 है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, हमने चुड़ाया इसके पहले, ठीक है। और नीचे क्या क्या आएगा, टाइम पीरियड निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और पीरियड आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना दिया है 8, ये 8 का 100 ऊपर चला गया है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल कितना आएगा 30,000 आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। सो 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 30, बेचो 8 और बे 15, 30 हो गया, सही है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, देखो 4 3 12, तो 15 में से 12 गया, कितना बच गया 3, और ये 3/4। सो 3/4 ईयर्स बोला तो 3/4 को हम लोग अगर 12 से मल्टीप्लाई करते तो 4 3 12, 3 3 9, ठीक है। सो ईयर्स बोला तो क्या हो जाएगा 3 years 9 months। सो ईयर को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई किया हमने। 3/4 जो फ्रैक्शन है, 3/4 जो फ्रैक्शन है उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मंथ्स में कन्वर्ट करने का मौका मिला। तो 3 years 9 months हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। चलिए लिखिए, लिखिए प्रॉपरली लिखिए। तो सेवरल डिफरेंट एग्जामिनेशंस आर देयर, आप जिसमें इसका यूसेज में आप ला सकते हैं, आपको जो भी सवाल है, ठीक है ना, इसके हिसाब से। टाइम पीरियड बोला उसने तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया था, ठीक है ना, जो अमाउंट दिया था, मीन्स अमाउंट बोला तो राशि, वो राशि कितनी थी 39,000, और मूलधन मीन्स प्रिंसिपल कितना था 30,000। सो आपने उसको माइनस किया, ठीक है। आपने जब उसे माइनस किया तो कितना आया कि 9,000 रुपया क्या आया आपका, बैज आया, मीन्स आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, फिर टाइम पीरियड पूछा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और प्रिंसिपल पता है, तो उसके आधार पर मीन्स 4 वेरिएबल में से आप देखिए, ये 4 वेरिएबल में से क्या क्या दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया हुआ था और टाइम पीरियड पूछा हुआ था। तो 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल आपके पास अगर मौजूद है तो चौथा वेरिएबल आप आसानी से निकाल पाओगे। सिंपल है, ठीक है ना, एकदम आसान सवाल था स्टडी के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए। देन आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। 20,000 rupees was invested at simple interest for a time period which was equal to the rate of interest, ठीक है ना। सो टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट क्या है, इक्वल है। टाइम पीरियड और इंटरेस्ट रेट क्या है, इक्वल है, दोनों को हम x पकड़ लेंगे, सही है। फिर बोला इफ द अमाउंट ड्यू एट द एंड वाज 20,200, 27,200 रुपया क्या है, अमाउंट है। तो पहला तो चीज आप ये समझे, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या पकड़ेंगे, x पकड़ेंगे, कॉमन पकड़ेंगे, इक्वल है। और अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। देखो 20,000 रुपए साधारण बैच पर एक निश्चित समयावधि के लिए निवेश किए गए जो बैच दर के बराबर थे, ठीक है ना। सो जो समयावधि में जो टाइम पीरियड है वो किसकी बराबरी कर रहा है, बैच की बराबरी कर रहा है। तो आप देखिए टाइम फैक्टर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या पकड़ते, x पकड़ते, सही है, x पकड़ते। अभी आप देखिए क्या हो जाएगा, x ईयर्स हो जाएगा और रेट कितना हो जाएगा, x परसेंटेज हो जाएगा, सही है। और आपको क्या बोला, क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप सबसे पहले अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। 27,200 में से 20,000 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 7,200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 7,200 रुपया ऊपर लिखेंगे, उसके मल्टीप्लीकेशन में 100 लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, बाकी फैक्टर आएंगे। बाकी फैक्टर में क्या क्या रह गया, प्रिंसिपल रह गया, वो कितना है 20,000 रुपये, और क्या आएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आएगा, x आएगा, x आएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, x है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा कितना हमने, x पकड़ा, x पकड़ा। तो आप देखिए x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और
1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 36। ये 36 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 6 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6%। चलिए देखिए लिखिए। सो एकदम आसान सवाल भी थे। आपकी जो टेस्ट हुई, ठीक है ना, 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें आपको आसान क्वेश्चन भी थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे। तो आसान पहले आपने छुड़ा लेने चाहिए थे। और साथ में आप एग्जामिनेशन में एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है कि भाई हमने क्या चुनना है, जिससे हम पहचानते हैं ऐसी चीजों को चुनना है, ठीक है ना। हाँ, सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। आप देखना कंपाउंड इंटरेस्ट को भी बड़े आसानी से छुड़ा लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर भी आपको बिल्कुल भी एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी। आप चीजों को पूरा देखते हुए जाओगे, बराबर सब आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो भी है आप YouTube पे इसको बार बार, YouTube और आपका ऐप के ऊपर भी मौजूद रहेगा, उसको पूरा कंप्लीट करिए। YouTube पे देखिए, उसको पूरा कंप्लीट करिए और उसमें सेट भी मिलेगा आपको, वो सब कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। चलेगा, चलिए आगे बढ़े, ठीक है, सही है। देन थर्ड हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन, a sum of money was invested in a bank which offers 7% rate of interest for first 5 years and 7.5% thereafter, ठीक है ना। सो कितने की बात हो रही, कितने पीरियड की, आफ्टर 7 years बोल रहे हैं, ठीक है। 7 साल का बिजनेस है, जो भी है इन्वेस्टमेंट कितने साल का है, 7 साल का, ठीक है ना। सो सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन अ बैंक विच ऑफर 7% इंटरेस्ट रेट, कितने समय के लिए, फर्स्ट 5 years के लिए। और अगर 7 साल का बिजनेस है तो क्या हो गया, अगले 2 साल के लिए कितना रहेगा, 7.5%। अगले 2 साल के लिए कितना रहेगा, 7.5%, सही है। और इट अमाउंट्स टू कितना रहेगा, 63,000, बराबर है। सो फाइंड द सम इन्वेस्टेड, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, ये सही है। इट अमाउंट्स टू बोला तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट है, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल, ये सही है। अब आप देखो क्या क्या है, पहले 5 साल के लिए कितना पैसा लगा है, कितना परसेंटेज है, 7%। अगर मैं सम को कितना पकड़ता हूं, x पकड़ता हूं, प्रिंसिपल को कितना, मूलधन कितना पकड़ता हूं, x रुपीज पकड़ता हूं, तो x रुपीज मैंने कितना परसेंट से, 7% से कितना साल, 5 साल, तो 7 5 35, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, r इंटू टी कीजिए, बराबर है, r इंटू टी। 7 5 कितना हो गया, 35% ऑफ x, 35% ऑफ x, ये सही है। और फिर 7.5 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 7.5, ठीक है ना, 2 साल के लिए 7.5%, तो 2 साल डबल हो जाएगा, 7.5 इंटू 2, 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15x अपॉन 100। तो प्रिंसिपल का 35%, ठीक है, और फिर 15%, ठीक है, प्रिंसिपल का। ये मिला के आपको कितना आया, ये मिला के कितना आया आपको, देखिए आप, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना होता है देखिए, सो 35x प्लस 15x, ये कितना हो गया, 50x हो गया, 50x हो गया, तो 50x परसेंटेज, सही है। सो x का 50%, तो 100 अगर प्रिंसिपल है तो 50x क्या है, ऐसा है। ये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या है, ऐसा है। लेकिन दोनों का मिक्सिंग किया, दोनों का एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट, और वो कितना मिलेगा, 150x, वो कितना मिलेगा, 150x, सही है। सो 100 के लिए 150x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 63,000 हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा, सही है ये। तो आप देखिए अभी, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 चढ़ जाएंगे और 15, सो ये कितना हो गया, देखो समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। 150 का 0 0 चला जाएगा और 1 0 कम होगा, सही है। तो आप देखो अभी 3 0 थे और 1 ही 0 इधर चला गया, 150 का 1 0 कट हो गया, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 60, 15 दूने 30, ठीक है, और कितने जीरो रहेंगे, 3 0, सो कितना आया, 42,000। सो हमारा एसआई कितना आया, एसआई बोला प्रिंसिपल कितना आया, सम कितना आया, जो इन्वेस्टेड था 42,000। आपको समझ में आया क्या, कैलकुलेशन में आर इंटू टी कीजिए, ये हमने सीखा था, पहला लेक्चर में सीखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, कितना कि एक रेट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई क्यों करते, उसका कारण क्या है, मल्टीप्लाई क्यों करते उसका कारण क्या है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो बिल्कुल कोई फालतू की बात नहीं, सीधा सीधा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे चलो बेटा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, पर एनम है,
7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। सो वो कितने समय के लिए होता है, कभी भी पर एनम के लिए होता है, ठीक है। तो 1 साल के लिए 7%, तो 5 साल के लिए कितना 35%, 7 5 35%, ठीक है ना। और दूसरा कितना था 7.5, टोटल बिजनेस 7 साल का था, तो 7 में से 5 चला गया तो 2 साल के लिए, तो 7.5%, 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना 15%, तो 35 प्लस 15 कितना हो गया 50, कि 50% ऑफ एक्स। तो 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो 50x क्या है, ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों का एडिशन किया तो क्या मिलेगा, अमाउंट। क्यों एडिशन किया, क्योंकि फाइनली अमाउंट दिया हुआ था। क्यों फाइनली क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था। अमाउंट कितना था 150x था, बराबर है, 100 के लिए 150, तो 63,000 के लिए कितना, लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसको छुड़ाया हम लोगों ने, तो x का वैल्यू निकला हमारे लिए कितना, कि 42,000 निकला, बराबर है, कि 150% ऑफ x इज इक्वल टू 63,000, तो x का वैल्यू कितना आया 42,000 है, बस वो चीज बन जाती है। नहीं देखो 100 जो है, ठीक है ना, 100 है तो 50 क्या है, 100 के लिए 50 है, तो x के लिए कितना, x क्या है आपका, x क्या है, प्रिंसिपल है, x क्या है, प्रिंसिपल है, लाइक दैट, ठीक है ना। चलो मीन्स आप इसको रेशो में भी छुड़ा सकते हो। आप देखो अभी तो ये ऐसा, ये आया आपको, जैसे हम पहले भी छुड़ाया है कि इसको कैसे छुड़ा सकते हैं, कि भाई ये 50x आया, 50 आया, 50 आया, मीन्स 50% है, 50% आपका कहानी है। तो अगर प्रिंसिपल है, ऐसा है, और अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अगर 100 हो गया तो ये कितना हो गया 50, तो ये टोटल कितना हो गया 150 हो गया, सही है। अगर 50 से मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 50 गुने 100, 50 1 50, 50 3 53 = 150, सही है। अब आप देखो ये आपको बताया ये कितना है 63,000, तो ये कितना है 21,000 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 21,000, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 42,000। आपको समझ में है, ऐसे रेशियो में छुड़ाया जा सकता है, लिखिए इसको, ठीक है ना। मीन्स रेशो में जब आप सोचते हो तो आपको छुड़ाना नहीं पड़ता है, रेशो में जब आप सोचते हो तो छुड़ाना नहीं पड़ता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है। लिखिए इसको भी लिख के रखिए कि 100 रुपीज के प्रिंसिपल पे अगर एसआई सिंपल इंटरेस्ट आपका सरल ब्याज कितना है, वो अगर 50 रुपया है तो अमाउंट राशि कितनी आई 150 रुपए। तो 100, 50 एंड 150 का अगर हमने संक्षिप्त रूप निकाला तो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 2:1:3, कि 3 के लिए 63,000, तो 2 के लिए कितना प्रिंसिपल निकालना था। अगर बैच निकालना होता तो 1 × 21,000, 21,000 का बैच आता था। आपको समझ में आ रहा है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक से भी आप इसको छुड़ा सकते हो, ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान है, ठीक है ना। इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, सही है। हाँ, सो चलिए देखिए आगे बढ़ते। देन रमेश इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन 2 डिफरेंट बैंक्स। इक्वल अमाउंट बोला तो क्या हो गया, x रुपीज, सम प्रिंसिपल सेम है। वन एट SI ऑफ 6% फॉर 4 years, अदर एट SI ऑफ 7% फॉर 3 years, ठीक है ना। सो 6% फॉर 4 years बोला तो कितना हो गया 24%, साइन 24, और आगे क्या बोला 7% फॉर 3 years, कितना हो गया 7 कितना हो गया 21 हो गया, बराबर 21% हो गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड इज 9,000 रुपए। आपको समझ में आ रहा है क्या, कि टोटल आप देखो अभी, सो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच बैंक। तो इसको अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल कितना रखता हूं, मैं x रुपीज रखता हूं, इन्वेस्टेड प्रिंसिपल कितना रखता हूं x रुपीज रखता हूं। तो आप देखो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सेकंड वाला कितना था 7 × 21 हो गया, तो 21, और पहला कितना हो गया साइन 24x और 21x, तो कितने का डिफरेंस है ये 3x का, और ये 3x किसकी बराबरी कर रहा है बोल रहे 9,000, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3,000 रुपए, बराबर है। ये कितना हो गया 3,000 रुपए, ये कितना हो गया 9,000 का डिफरेंस है, ठीक है। सो हाउ मच मनी, सो 2 डिफरेंट बैंक्स, तो ये कितना है x कितना है आपका 3,000 रुपए, ये करेक्ट है क्या। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच बैंक, तो क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आपका ये परसेंटेज में था, सही है, यहाँ पे क्या था परसेंटेज में। देखो फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है ना, फिर से इसको लिखते हैं, ठीक है।
तो आप देखिए आपको बोला गया, क्योंकि ये परसेंटेज में था तो 7 3 21x था और वो sin 24x था, ये माइनस किया तो ये कितना हो गया 3x। तो 3x परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 9000। जो डिफरेंस है वो कितना है 9000, कि 3% ऑफ x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितने की बराबरी कर रहा है 9000 की। तो x का वैल्यू कितना आया, सो ये 9000 और 2 0 चढ़ गए और 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आया 3 लाख। सो कितना आया 3 लाख। तो आपका आंसर कितना हो गया 3 लाख। चलिए लिखिए, ये जो सवाल है आप देखिए इसको लिखना नहीं पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। सो ये बिना समझे आप आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी बचपन में जो फॉर्मूले पढ़ा है वो आपको उससे छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बखूबी उससे फास्टेस्ट कैलकुलेशन में आप इमेजिनेशन पे कैसे छुड़ाते हैं उसको आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। सो आपका रोल क्या है, आपका रोल है कि पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ के निकालिए, ओनली कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है ना। ये आप देखिए विदाउट राइटिंग ये बन सकता था, ठीक है ना। 24 में से 21 गया कितना 3x, ठीक है। 3x के लिए 3% ऑफ x के लिए मींस 3% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो गया 9000, बराबर है। 9000 इंटू 100 कितना हो गया 9 लाख और डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 3 लाख। तो प्रिंसिपल कितना इन्वेस्टेड हुआ था, दोनों बैंक में 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। अब देखिए पुनीत बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। सो फ्रॉम अ बैंक at a simple interest of 10.5%. He lends the whole amount to a friend at a simple interest of 12%, ठीक है। सो देखो उसने क्या किया, एक बैंक से सरल ब्याज पे कितना अमाउंट ले लिया, कितना पैसा लिया उसने लिया, जो भी पैसा लिया वो 10.5% पे लिया था, बराबर है। और उसने क्या किया, एक बैंक से पैसा ले लिया और दूसरे को उसने लेंड कर दिया, सो उधार दे दिया। वो कितने पे दिया 12% पे। तो कितने का डिफरेंस है 1.5% का। उसका फायदा क्या है, गेन कितने का है 1.5%। वो जो अमाउंट उसने 10% पे लिया था, इधर 10.5% पे लिया था, उसने दिया कितने पे 12 पे। तो उसका गेन कितने का है 1.5% का, कि जो भी अमाउंट है उससे वापस लेगा और बैंक को वापस करेगा, लेकिन बीच में उसको फायदा कितने का होगा, जो 1.5% ऑफ x है वो फायदा होगा। इफ एट द एंड ऑफ द 6 years he earned a profit of 4500, ठीक है ना। सो आप देखो व्हाट वाज द अमाउंट बारोड, व्हाट वाज द अमाउंट बारोड, तो अमाउंट उसने बारो कितना किया x और उसका डिफरेंस कितने का था दोनों में 1.5% का था, सही है। और कितने समय के लिए था 6 साल के, कितने समय के लिए था 6 साल के लिए, बराबर है। तो ये 6 साल में उसने प्रॉफिट कितना कमाया 4.5। आपको समझ में आ रहा है। उसका अमाउंट जो था गेन कितना था, अर्नड प्रॉफिट कितना था 1.5%, लेकिन 6 साल के लिए कितना हो गया 15 से 90 हो गया। सो 9 हो गया, ठीक है। 9/100 हो गया, 9x हो गया 15 से 90 और डेसिमल पॉइंट का 0 चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 4500 और चढ़ा दिया, सही है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 × 5 = 45, 1 2 3 4, सो कितना हो गया 50,000। चलिए लिखिए, सो आप समझिए कि पहले तो बेसिक कंसेप्ट में आपको समझ में आना चाहिए कि उसका जो गेन है वो फैक्टर पे बात करेंगे, कि उसने बैंक से एक लोन उठाया, बैंक से एक रकम उठाई और आगे चल के किसको दी, किसी दोस्त को निवेश करने के लिए दी, ठीक है ना। सो आप समझे उसने 10.5% पे, तो 10.5% पे लोन लिया और दूसरे को लोन दिया, वो कितने पे 12 पे दिया। तो उसका गेन कितने का था 12 - 10.5, ठीक है ना। तो वो कितना हो गया 1.5%, लेकिन वो 1 साल के लिए 1.5% था। तो 6 साल के लिए कितना हो गया, विदाउट राइटिंग बनना है बेटा, ये विदाउट राइटिंग बनना है। तो 1.5% 1 साल के लिए, तो 6 साल के लिए कितना हो गया 15 से 90 और पॉइंट, तो 9.0 बोला तो 9% उसका गेन हो गया। लेकिन एक्चुअल गेन कितना हो गया 45, 4500, 9% इज इक्वल टू 4500, बराबर है। सो 9 का कितना मल्टीपल है 4500, 500 का मल्टीपल है 500 × 100। मींस आप ये समझिए कि आप विदाउट राइटिंग कैसे बनता है, ठीक है ना, विदाउट राइटिंग कैसे बनता है, ठीक है। ये तो लिखने की बात है। 10.5 से 12 कितने से बढ़ गया 1.5% से, 1.5% से, और 6 साल में कितना हो गया
9%, 15 से 90 9.0 हो गया, 9% हो गया। बोला तो 100 रुपीज पे कितने का गेन हो गया? 9 रुपए पे। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है? गेन है। ये प्रिंसिपल है, सही है। तो आप देखो गेन है, लेकिन तो आपको पूछा क्या उसने? 9 के लिए कितना बताया? 4500। तो कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 500। इसका 500 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 50,000। आपको समझ में? इस तरह से उसको छुड़ाएगा। चलिए लिखिए इसको भी, और करके इसको लिख के रखिए। एग्जामिनेशन में आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर जो है कि 9 के लिए कितना है? 4500। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो 100 है उसके लिए कितना आएगा? 100 रुपए पे 9 रुपए का गेन है ना, तो 9 के लिए 4500, 500 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। तो 100 इंटू 500 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? आपका 50,000 हो गया। सिंपल, ठीक है ना। और करके इसको भी लिख के रखिए। ये आप समझिए, हर चीज को आपको भली बात इसको समझ कर लेना पड़ेगा कि मीन्स आपका कैलकुलेशन कितना कम करते हैं आप, ठीक है ना। सो हर बार लिखा पढ़ी पे यकीन मत करिए कि कंसेप्चुअली आप कितना सोचकर छुड़ाते, ठीक है ना। सो जितना आप सोचकर छुड़ाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा बेटा, ठीक है। एग्जामिनेशन में स्मार्ट वर्क का बहुत बड़ा फायदा है कि पेन मत यूज करो ज्यादा, आप कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन में पेन यूज करो बस, ठीक है ना, अगर रिक्वायर्ड है वो तब भी। So 50,000 rupees was invested in a bank. That 50,000 rupees invested in a bank that offers simple interest. And amount due at the end of the 4 years was 63,500. What would be the amount due at the end of the 4 years? The rate of interest would be 2.5% higher. ठीक है। अब आप देखो फिर से वही सवाल आया। हमने ऐसा सवाल छुड़ाया था पहले भी सेट में, ठीक है ना। अभी टेस्ट पैटर्न में भी आपको ये सवाल वापस आया कि भाई, तो अभी मैं ट्रेडिशनल कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट शॉर्टकट से छुड़ाऊंगा। पहले हमने ट्रेडिशनल छुड़ाते थे और फिर क्या करते थे? शॉर्टकट से छुड़ाते थे। लेकिन अभी मैं बस एक ही तरीका अपनाऊंगा। अभी आप देखिए कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उसका 4 साल में कितना अमाउंट बन गया? राशि कितनी बन गई? वो मूलधन आपका कितना था? 50,000। उसका राशि कितना आया इंटरेस्ट के साथ? 63,500, बराबर है। सो कितने का इंटरेस्ट हुआ? सो हम लोग अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे? प्रिंसिपल। तो हमें क्या मिलेगा? राशि मिलेगी, मीन्स अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 63,000 में से 63 में से 50 गया, कितना हो गया? 13,500। 13,500 आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 13,500 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, सही है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ड्यू एट द एंड? अभी आप बात बताओ, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत पड़नी चाहिए क्या? नहीं, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा है। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ऑलरेडी 63,500 में क्या क्या कैलकुलेटेड है? जो भी इंटरेस्ट रेट था पुराना उसके ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, और मीन 63,500 इसमें प्रिंसिपल भी आ गया प्लस क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट एट ओल्ड रेट। समझ में आ रहा है आपको? ओल्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, सही है, और प्रिंसिपल भी आ गया। तो नए से फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने से बढ़ाया? 2.5% से। किसके ऊपर बेटा? 50,000 के ऊपर। 50,000 के ऊपर 2.5%, और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल 2.5 पर एनम इंटू 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 25 100 होता है 10.0, तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना हो जाएगा? देखो 0 ये कितना हो जाएगा? 5,000। ये कितना हो जाएगा? 5,000। ये इसमें मिलाएंगे, एडिशन करेंगे, नया इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा? 68,500। हमारा आंसर है क्या? देखो तो बेसिकली बस आपको इतना करना है कि प्रिंसिपल का 2.5% फॉर 4 इयर्स निकालना है, खत्म। और वो जो नया इंटरेस्ट आएगा वो हमने किस में मिलाना है? पुराने अमाउंट में, तो हमारा नया आंसर आ जाएगा। सिंपल, क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट था पुराना वो दिया हुआ नहीं था, लेकिन वो कैलकुलेशन करके उसने अमाउंट दे दिया था। और वो कैलकुलेशन में क्या क्या कैलकुलेट हो चुका है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ओल्ड रेट एंड प्रिंसिपल भी ऐड हो गया है उसमें। तो आपका अमाउंट आपके पास जिक्र है उसका। और आप नई चीज क्या कर रहे हो? नई चीज बस ये कर रहे हो भाई कि 2.5% से आप 4 साल के लिए तो R इंटू टी करते, R इंटू टी करते, तो आर टी क्या हो गया? 2.5 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4
तो ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या? ये 10% कहां से? यहां से है, ठीक है ना, आरटी। सो 2.5 इंटू 4 तो ये हो गया आपका 10%। 10% किसका? 50,000 का। तो 50,000 का हमने सीखा था ये परसेंटेज में कि किसी चीज का 10% कर दो तो कितना आता है? 5,000। ठीक है, आप ये समझिए, इसको पूरा ये जो कुछ भी है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम में। आपको ये दिखना चाहिए कि 2.5% बस प्रिंसिपल का निकालना है। 2.5% कितने समय के लिए? 4 साल के। तो 2.5 इंटू 4 कितना हो गया? 10%। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। ऑलरेडी आपके पास 63,500 है, उसमें 5,000 मिला है तो कितना आया? 68,500। विदाउट राइटिंग बनना चाहिए, विदाउट राइटिंग ये सवाल बनना चाहिए कि डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए, समझिए प्लीज, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप अभी बड़े हो गए, 4 सेट 5 सेट हो गए आपके इसमें। फिर अ पर्सन लेंट अ सर्टन सम ऑफ मनी 4% सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, एंड इन 8 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 340 रुपीज लेस देन द सम लेंट। अब क्या बोल रहा है कि वो जो फाइंड द सम लेंट, कि जो भी प्रिंसिपल था उसने उधार दिया, जो प्रिंसिपल था उधार दिया कितने इंटरेस्ट रेट पे? 4%, 8 साल के लिए। तो जो फाइनली सिंपल इंटरेस्ट आया, जो सरल ब्याज आया, वो प्रिंसिपल की तुलना में कितना कम था? प्रिंसिपल की तुलना में कितना कम था? 340 रुपए से कम था प्रिंसिपल की तुलना में, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया। अगर मैं इसे प्रिंसिपल को मैं क्या मानता हूं? एक्स मानता हूं, बराबर है, एक्स मानता हूं। और ये कितना हो जाएगा? 8 चौ कितना हो जाएगा? 32। ये 32% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 340 माइनस एक्स। आपको समझ में आ रहा है क्या? जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना कैलकुलेट होगा कि 340 माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस 340। ये सही है, एक्स माइनस 340। आपको समझ में आ रहा है कि गलती नहीं करना है इसमें। 340 लेस देन द सम लेंट। इसका मतलब क्या? कि जो प्रिंसिपल मूलधन दिया है, लेंट किया है, उससे 340 रुपए कम, इतना सिंपल इंटरेस्ट आया है। खत्म हो गया कहानी। तो आप देखिए ये 32 इधर चला जाएगा, तो ये 32x हो गया, सही है। और 100 से मल्टीप्लाई करते ये 100x हो जाएगा, और 340 में भी एक 2 0 चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो इसको इधर यहाँ लेके आते तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6, और ये उधर चला जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा? 34,000। ओके, सो दोनों तरफ अगर मैं 34, ये 34 का डबल है, ये देखो 34 से मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूं तो ये कितना रहेगा? 1000, और ये कितना रहेगा? 2x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 500। x का वैल्यू कितना हो गया? 500। तो कितना अमाउंट लेंड किया था? 500 रुपीज लेंड किया। चलिए लिखिए। 32 कैसे आया, समझा क्या? 32 आया आरटी से। आरटी बोला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8% नहीं 4%, और कितने साल के लिए था? 8 साल के लिए। तो इसलिए 32% हो गया, इसलिए 32% हो गया। 32% ऑफ एक्स समेशन, ठीक है ना। जो भी प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका 32% इज इक्वल टू कितना हुआ? वो हुआ, आप ध्यान दीजिए प्रॉपरली। तो वो बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं 8 साल में, वो किसकी बराबरी कर रहा है? प्रिंसिपल से कितना कम? 340 रुपया कम। तो एक्स माइनस 340 कर लिया और उसको छुड़ाया एक्स के लिए, खत्म। तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है। हिंदी में भी आपको समझ में आता है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 4% साधारण ब्याज को उधार दी, और 8 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 340 रुपया कम हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज है, उसको पकड़िए, लैंग्वेज है उसको पकड़िए, बराबर बन जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए। देन रिया इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 9 एंड 10, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक पहले डेटा दिया। रिया इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। तो ना आपको अमाउंट बताया ना इंटरेस्ट बताया, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द 3 years एंड 5 years वाज 49,000 एंड अमाउंट ड्यू बोला तो क्या हो गया? ये सिंपल इंटरेस्ट है कि राशि है? अमाउंट है, राशि है, सही है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो 3 साल में कितना हो गया? 49,000 अमाउंट, बराबर है। इसमें क्या क्या आया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years, सही है। और 5 साल में कितना हो गया? 55,000। इसमें क्या क्या आ गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years, बराबर है, 5 years। तो चलिए देखिए अब, व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द 12 years। तो ऐसे ही 5 साल के लिए, 3 साल के लिए बताया, वैसे 12 साल के लिए निकालो बोला, ठीक है ना।
हाँ, इतने लोगों ने इसको छुड़ाया एग्जाम में, छुड़ाया आपने, आपका आंसर आया था, करेक्ट आया था, ठीक है ना। बड़ा आसान है, देखो आप कभी भी, अब आप देखो इसमें प्रिंसिपल इसमें भी है, इसमें से भी प्रिंसिपल है, तो अगर ये इसमें से ये माइनस कर लेता हूं मैं, 55,000 में से 49,000 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। और ये 6,000 क्या है, 6,000 क्या है, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स प्लस प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स प्लस प्रिंसिपल है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नलीफाई हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा कि 5 में से 3 गया, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स मिल गया, सही है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स मिल गया। अगर मैंने माइनस किया तो प्रिंसिपल तो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो प्रिंसिपल कट हो गया, बचा क्या कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, 5 इयर्स के इंटरेस्ट में से 3 इयर्स का इंटरेस्ट माइनस किया तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट मिल गया, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल का 6,000, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3,000। यूनिफॉर्म तरीके से कैलकुलेट होता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3,000, सही है, 1 साल का 3,000 हो गया, बराबर है। सो 12 साल का कितना हो जाएगा, अरे 12 साल का कितना हो जाएगा, हाँ 36,000 हो गया, 36,000 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था, आपको क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था, बराबर है, अमाउंट पूछा था। फिर आप कैसे छुड़ाएंगे, देखिए 3 साल के लिए कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या आपको, नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, फिर कैसे निकालेंगे, ये 12 साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, 12 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो चलेगा क्या इसे 12 साल के लिए, नहीं। फिर अगर मैंने 7 साल का निकाल लिया तो भी चल जाएगा मेरा, अभी आप देखिए 5 साल के लिए मिल गया था, ठीक है ना, अगर मैं 7 साल के लिए निकाल लेता हूं, मैं क्या करता हूं इसमें 7 इयर्स के लिए निकाल लेता हूं, ये कितना हो गया 21,000, बराबर है। और 5 साल का अमाउंट है मेरे पास, 5 साल का कितना है, अमाउंट ऑफ 5 इयर्स है, वो कितना है 55,000। तो इसमें क्या क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स आ गया और प्रिंसिपल आ गया, प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 इयर्स आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12 इयर्स हो गया और कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो गया, देखो 76,000, सही है। ये समझ में आया क्या मैडम, ये समझ में आया, नहीं आया नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं, हाँ ठीक है, चलो देखो आप, देखो फिर से मैं एक बार इसके ऊपर काम करके देता हूं बेटा, एकदम शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक सवाल पढ़ोगे तो आगे के सवाल अपने आप बनते जाएंगे। जब भी आप अमाउंट अलग अलग ईयर के लिए दे दिए, तो आप देखिए आपको दिया अमाउंट ऑफ कितना दिया 5 इयर्स और अमाउंट ऑफ कितना दिया 3 इयर्स, तो इसमें क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स प्लस प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स प्लस प्रिंसिपल है, ठीक है ना। मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूं आंसर आने के बावजूद, ठीक है ना। अगर आप माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल कट हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ क्या मिल जाएगा 2 इयर्स मिल जाएगा। और ये कितना आया, उसमें से माइनस किया तो इसमें से ये माइनस किया तो कितना मिलेगा 6,000 मिल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना हो गया 3,000। ये आया क्या समझ में, सही है, ये 3,000 हो गया, इसलिए मैंने प्रिंसिपल कट कर दिया। तो मैंने डायरेक्ट माइनस किया तो मुझे पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स मिल गया, सही है। फिर अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, उसे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर निकाल लिया। अभी मुझे कहां तक पहुंचना है, 12 साल तक, ठीक है। अभी मेरे पास कैलकुलेटेड कितना है, सिंपल अमाउंट ऑफ 5 इयर्स है, इसमें क्या क्या आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया और क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 इयर्स निकाल लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। तो ये अमाउंट ऑफ 5 इयर्स में ये 55,000 में प्रिंसिपल ऑलरेडी एडेड है, तो मुझे पता करने की जरूरत नहीं, बस 21,000 इसमें मिला दूंगा तो मेरा कहानी क्या बन जाएगा 76,000। तो अमाउंट ऑफ 12 इयर्स क्या हो जाएगा 76,000, सही है। अभी समझ में आया, इसलिए उसको ऐड किया। नहीं समझा नहीं बोलो, ठीक है ना। तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बाद पहले ही से ही आप नहीं बोलो मत, ठीक है ना। तो जब भी नहीं समझा बोलो, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बट बेसिकली इतना छुड़ाते कि हम एग्जाम में नहीं। तो आप देखते हैं कि भाई
55,000 है, उसमें से मीन्स विदाउट राइटिंग बनना चाहिए, विदाउट राइटिंग बनना चाहिए कि 55,000 में से 49,000 माइनस किया तो बचा कितना 6,000। तो 2 साल के लिए 6,000, तो 1 साल के लिए कितना 3,000। ठीक है, अभी मुझे कहां तक पहुंचना है 12 साल तक। ठीक है ना। सो मेरा 5 इयर्स का अमाउंट तो मुझे पता ही है, तो मुझे बस 7 साल का निकाला तो पता चलेगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना 3,000, तो 7 साल का कितना 21,000। तो 5 साल का अमाउंट कितना था 55,000, उसमें 21,000 मिला है, तो मेरा आंसर आ गया, खत्म। सही है। हाँ, इस तरह से मैं जो बोल रहा हूं उस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए तो प्रॉपरली आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ये लिख कर हो गया। अगला सवाल, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, 5 साल की अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा। 1 साल के लिए कितना आ गया था आपका 3,000 रुपए, 1 साल के लिए कितना आ गया था 3,000 रुपए, 1 साल के लिए 3,000 रुपए। टाइम पीरियड पता है क्या आपको, नहीं पता है। प्रिंसिपल पता है क्या आपको, नहीं पता है। प्रिंसिपल पता है क्या, हाँ देखिए ना, 55,000 का 55,000 हो गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है। फिर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितने साल का पता करेंगे हम लोग। ये देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, ये कितना है 3,000, बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स कितना हो गया 15,000, 15,000 बराबर है, 15,000 पता चल गया। अब आप देखो, ये अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा, प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 55,000, उसमें से क्या माइनस करेंगे 15,000, तो हमें क्या मिल जाएगा 40,000 क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। 40,000 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, बराबर है। तो हमारे पास अभी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है 40,000 पे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए कितना हो गया 3,000। 40,000 पे 1 साल के लिए कितना हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3,000 इंटू क्या करेंगे 100, और नीचे क्या लिखेंगे प्रिंसिपल, बराबर है, इंटू क्या करेंगे टाइम पीरियड 1 ईयर। आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते तो हम क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और नीचे क्या लिखते प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। सही है, तभी आर निकलेगा। ये पीआरटी था ना, पीआरटी अपॉन 100 इज इक्वल टू एसआई था, तो एसआई इंटू 100 किया, बराबर है, और नीचे प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। तो चलिए देखिए 0 0 0 4 0 कट हुए, और ये कितने कट हुए 4 0 कट हुए, तो ये कितना हो गया 30/4, तो 15/2, तो कितना हो गया 7.5 हो गया, 7.5%, 7.5%, 7.5% आपका ब्याज दर। सही है। अब देखिए एक बार फिर से आप उसको समझ कर लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना निकाला था बेटा 3,000। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने 3,000 निकाला था तो उसके आधार पर 1 साल के लिए, तो 5 साल के लिए कितना, क्योंकि आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो अमाउंट में से एसआई माइनस करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा। तो एसआई ऑफ 5 इयर्स कितना मिल गया, तो वो हो गया 5×3=15,000, बराबर 3,000 इंटू 5,000, ठीक है 5, तो कितना हो गया 15,000। तो अमाउंट ऑफ 5 इयर्स में से हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स माइनस किया, तो हमें क्या मिला प्रिंसिपल, जो कॉमन था। प्रिंसिपल कितना था 40,000, तो 40,000 पे अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट होता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट निकालना है कितने टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड 1 साल के लिए, तो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 1, ये क्या था पता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। सही है, एकदम आसान आसान कैलकुलेशन करिए तो ये मैक्सिमम चीजें बन जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, अ फादर हैज 2 सन्स 10 years and 12 years. He wants to distribute a certain sum of money among them. ठीक है ना, 10 साल का बच्चा है और दूसरा बेटा कितने साल का है 12 साल का है फादर, और वो क्या करना चाहता है, दोनों को अमाउंट देना चाहता है, a certain sum of money among them. In what ratio should this amount be distributed such that if their shares are invested at simple interest rate of 10% per annum, they should receive equal interest when each attained at the age of 18 years. ठीक है, अब आप बात बताओ,
जब वो 18 साल के होंगे दोनों, तो दैट टाइम दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इस रेशो में उनको प्रिंसिपल बांटना है, इस रेशो में उनको प्रिंसिपल बांटना है। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या कॉमन है बेटा। अब दिखते हो कितना बड़ा सवाल है, यहाँ पे जो 5 लाइन का सवाल दिख रहा है, स्क्रीन हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कम से कम 7-8 लाइन का सवाल हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है, आप समझे, इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, ऐसे ही वो बिना काम से। आपके पास क्या क्या जो आप देखिए, दोनों का भी क्या कॉमन है, टाइम पीरियड कॉमन हो जाए कि टाइम पीरियड कॉमन होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक बच्चा कितने साल का है, 10 साल का, तो 18 का कब होगा, 8 साल में। अरे वो 18 का कब होगा, 8 साल में, बराबर है। और दूसरा बच्चा कितने का है, 12 का, वो कब होगा, 6 साल में। सर बराबर है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ऐसा इक्वल टू ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो PRT अपॉन 100 हो गई एंड PRT अपॉन 100, सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 10% है, बराबर है। तो P डैश T डैश, तो P अपॉन P डैश क्या होना चाहिए, T डैश अपॉन T होना चाहिए, सही। आप समझिए, प्रिंसिपल और दूसरे का प्रिंसिपल, इसका रेशो क्या होना चाहिए, उनका टाइम पीरियड का रिवर्स होना चाहिए, टाइम पीरियड का रिवर्स होना चाहिए। तो टाइम पीरियड रिवर्स होना चाहिए, तो इसका टाइम पीरियड कितना है पहले वाले का, पहले वाला कितने समय तक इन्वेस्ट कर रहा था, 10 साल का था ना, 8 साल के लिए, तो वो टाइम पीरियड कहा जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर जाएगा, सही है। तो बेत्रिक 6 बेच 8, 3:4 है क्या, हाँ। फिर से एक बार पूरा समझा तो बेटा, आप समझिए, आपको बताया गया कि दोनों जब 18 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, तो दोनों को सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मिलना चाहिए, सही है। तो मैंने लिखा ऐसा इक्वल टू ऐसा, ये इक्वल होना चाहिए जो भी आएगा अमाउंट। लेकिन पहले वाले का प्रिंसिपल अलग होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, PRT अपॉन 100, दूसरे वाले का PRT अपॉन 100 करते, तो इसमें कॉमन क्या था, RR कॉमन था, 10% था। लेकिन इसका प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल अलग अलग है, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड अलग अलग है, सही है। अब आप देखो 100 कट हो गया, RR कट हो गया, तो P अपॉन प्रिंसिपल इसका, ठीक है ना, पहले वाला दूसरा वाला, दोनों प्रिंसिपल का वो क्या बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड दिस अमाउंट बी डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट, कि जो एक अमाउंट है वो किस रेशो में दोनों में डिवाइड करे सो दैट सिंपल इंटरेस्ट सेम आए। तो आप देखो अभी ये T डैश ऊपर जाएगा और T नीचे आएगा, सही है। तो आप देखो टाइम पीरियड दूसरे वाले का ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले का ऊपर लिखेंगे और पहले वाले का नीचे लिखेंगे, दिख रहा है आपको, T डैश ऊपर जाएगा, ये प्रिंसिपल के लिए T डैश ऊपर जाएगा। तो दूसरा वाला बच्चा 12 साल का है, कितने साल में 18 का होगा, 6 का, और पहले वाला बच्चा 10 साल का है, 8 साल, तो बेत्रिक 6 बेचो, तो 3:4 हमारा आंसर, सही है। डबल पढ़ाया, नहीं समझा तो नहीं बोलो, मैं वापस पढ़ाता हूं उसको, ठीक है ना, गलत आंसर मत बनाओ बस। ये देखो ना, पहले वाले का P लिया, T लिया, और दूसरे वाले का P डैश T डैश लिया, ये पहला वाला है वो दूसरा वाला है, तो ये फर्स्ट पहला बच्चा और ये दूसरा बच्चा, बराबर है। लेकिन यह T डैश ऊपर आ गया तो वो दूसरे बच्चे का है ना, दूसरा बच्चा कितने साल में बड़ा हो रहा है, 6 साल में, और पहला बच्चा कितने साल में बड़ा हो रहा है, 8 साल में, इसलिए उल्टा हो गया। या आया समझ में आपको, हाँ। सो 11वां सवाल है, आप समझिए। तो 11 सवाल हो चुके हैं और 12वां सवाल, तो आप ये 11 सवाल में आपने ये पाया होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टैंडर्ड का क्वेश्चनिंग है। अब आप समझ कर लीजिए कि जो पहले 3 सेट हो गए 20-20 क्वेश्चन के, 60 सवाल हो गए, और अभी ये 11 सवाल, तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करके दूँ क्लासरूम टीचिंग में। अब जैसे आप क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में बैठते हैं, तो ये सब आपको रिपीटिशन में ये वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा है विनर इंस्टीट्यूट की तरफ से, और जो मेरे वीडियोस है आप उनको कंप्लीट कीजिए, तो आप ये देखेंगे एग्जामिनेशन में इसके बाहर आपको वेरिएशन नहीं मिलेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप
ये समझिए कि जो भी चीजें चल रही है उससे आपको बखूबी नए चीज नया कंसेप्ट सीखने का मौका मिले। तो ये वेरिएशन रिपीटेटिव नेचर में ना आए, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चनिंग है। तो आपको बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के डिफरेंट सेट्स देते हैं आपको, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस सेट्स, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि उस प्रैक्टिस सेट को इसके बलबूते पे छुड़ाना है। तो पैरेलल मींस ये जो सवाल आपने अब तक क्वेश्चंस आपने छुड़ाए, उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ एक प्रतिरूप अलग अलग नंबर्स लेके आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस सेशंस में तो उनको देखिए, उनको छुड़ाइए, तो आपका अपने आप प्रैक्टिस बनते जाएगा। कैलकुलेशन टेक्निक्स हो गए, फिर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, तो सो दैट आपका फास्टेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी, एक एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। A father left a will of 35 लाख रुपीस फॉर हिज टू डॉटर। जस्ट इसके पहले का सवाल आपने देखा होगा, ठीक है ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था। 35 lakh rupees for his two daughters aged 8.5 years and 16 years such that they may get equal amounts. When each of them equal amounts, then when each of them reaches the age of 21 years, the original amount of 35 lakh have been instructed to be invested at 10% per annum simple interest. How much did the elder daughter get at the time of the will? ठीक है, तो आप देखिए अभी ये जो चीज चल रही है, फादर लेफ्ट अ विल 35 लाख रुपीस, तो उसने बोला कि 8.5 साल की एक बेटी है उसे, और एक दूसरी 16 साल की बेटी है, और 21 साल होने में इनको कितना समय है। तो पहली जैसे बेटी है 8.5 साल से 21 साल तक जाने के लिए उसको कम से कम 12.5 साल लगेगा, 12.5 ईयर्स लगेगा। और जो दूसरी लड़की है, ये पहली वाली लड़की छोटी लड़की, ठीक है ना, और बड़ी लड़की को वो 16 साल की है, तो 21 साल होने के लिए उसको कम से कम 5 साल लगेंगे, ये आप समझे, ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड है उनका, उनको ग्रो होने के लिए इन्वेस्टमेंट का। द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 35 लाख रुपीज हैव बीन instructed to be invested at 10% per annum simple interest. How much did the elder daughter get at the time of the will? तो एट द टाइम ऑफ द विल उनको कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा मिलेगा, तो उस हिसाब से आप देखिए दोनों का अमाउंट इक्वल है। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, आरटी। सो आप देखिए अभी ये उनका उम्र है कि 12.5 साल पहली छोटी डॉटर का अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा, और मीन्स जो भी है इन्वेस्टमेंट जो इसका शेयर रहेगा वो इन्वेस्टेड रहेगा, और इसका 5 साल रहेगा। इनको हम क्या करते हैं कि 10% जो है इनका 10% से 10%, तो आप समझिए दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो आरटी का रेशियो निकालते हैं, आरटी फॉर दिस वन, आरटी फॉर दिस वन, ठीक है ना। सो आप देखिए अभी 10 दोनों तरफ कट हो गया। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका ये 120, और ये हो गया आपका 50, सही है। सो और आप ये देखिए दोनों तरफ
नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर बात करूंगा जो आपने सवाल खड़ा किया, ठीक है ना, छोड़ो। देन 13 नंबर क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ एन अमाउंट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, 1/4 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, ठीक है ना। 1/3 ऑफ द अमाउंट, ये छुड़ाया था हमने क्लास में, ये छुड़ाया था कि 1/3 ऑफ द अमाउंट, 1/4 ऑफ द अमाउंट एंड रिमेनिंग। तो 1/3 1/4, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 और 4, तो इसका मल्टीपल लीजिए, तो टोटल अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट दैट ही हैड इन्वेस्टेड वाज, तो इसको क्या पकड़ेंगे 12x। कैसे पकड़ा हमने 12x, क्योंकि 1/3 1/4 किसी नंबर का करने के लिए वो 3 और 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 12x टोटल अमाउंट लिया हमने, ठीक है। सो 1/3 ऑफ द अमाउंट, तो 1/3 अमाउंट, तो पहला अमाउंट कितना हो गया 1/3 इसका 12x का, 1/3 कितना हो गया 4x, बराबर है 4x। ये कितना इंटरेस्ट रेट पे लगाया हमने 7%, तो ये कितना हो गया 28x हो गया, सही है। और 1/4 ऑफ द 12 कितना हो गया 3x, 3x इंटू कितना हो गया 8, ये देखो ये कितना ही पे लगाया आपने 3x, तो ये 3 8 24x, सही है। और रिमेनिंग कितना है, 12 में से 3x और 4x गया, 7x चला गया, बचा कितना, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है
या सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां सवाल है। आप इसमें समझिए कि थोड़ा सा लाइन लेंथ बड़ा होते जा रहा है। पहले 5 सवाल एक आसान हो गया, फिर 5 सवाल एवरेज क्वेश्चंस हो गए, फिर 5 क्वेश्चन एडवांस एंड नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने सुपर एडवांस, इस तरह से उसका रोटेशन रखेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुकु बारोड 25,000 रुपीज फ्रॉम a bank at a simple interest of 10.5%. He added some more amount to it and invested the whole amount in mutual funds that gave him a simple annual yield of 12.5% at the end of the 4 years. If his net profit at the end of 4 years was 14,000 rupees, what was the total amount invested in mutual fund by Shuku? ठीक है, अब आप देखिए म्यूचुअल फंड में टोटल अमाउंट हम मान लो x इन्वेस्ट किया, कितना x रुपीज इन्वेस्ट किया टोटल अमाउंट इन म्यूचुअल फंड शिवको ने। तो आप देखो 12.5% से कितने समय के लिए, 4 इयर्स के लिए 12.5% से 4 इयर्स के लिए x अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। ये हो गया इसका मीन्स इसका यील्ड हो गया, इसका प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में इतना आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। तो ये तो आया, लेकिन उसमें से उसको बैंक को कुछ वापस करना है। बैंक को कितना वापस करना है, 25,000 रुपया उसने बैंक से लिया था, 25,000 रुपीज उसने बैंक से लिया था। 10.5% से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ये आप समझे, ठीक है ना। 12.5 एक्स अमाउंट जो म्यूचुअल फंड में डाला उसमें 4 साल में 12.5% से इतना यील्ड आया। उसमें से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो बैंक को वापस करना है वो माइनस कर रहे हैं कि 25,000 रुपीज 25,000 रुपए पे 10.5% से 4 साल के लिए जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसका नेट प्रॉफिट मिलेगा 14,000 रुपीज। सही है, तो आप चलिए देखिए इसके ऊपर काम करते हैं अभी। ये 0 कट हुआ, 2 0 कट हुए, फिर ये हो गया 25 चौ 100 हुआ एंड 1000 हुआ, 1000 इंटू 10.5, ये आप देखिए 1000, ये 14,000 और ये माइनस का क्या होगा प्लस। आप देखिए 25 4 100 हो गया, 100 इंटू 0 और कितना हो जाएगा 100 इंटू ये 1 0, 1000 हो जाएगा। ये 0 इसके साथ कट हो जाएगा, 105 और उसके ऊपर 2 0 आए, ठीक है। ये हो गया 14,000, 10,500, तो 24,500 हो गए। अब यहां चलते हैं 12.5% एंड 4, तो ये अराउंड 50% हो गया, 50% ऑफ x हो गया। ये क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 50 1 50, 50 2 100, तो 2 इधर मल्टीपल में चला गया। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 49,000 उसने म्यूचुअल फंड में लगाया था। तो आपका आंसर कितना है, डी ऑप्शन 49,000। ये आप समझे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसको हैंडल करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। बहुत लोग इसमें 28,000 आंसर निकालते हैं, जो कि गलत है। उसने नेट प्रॉफिट बोला था कि आया कितना और उसमें से गया कितना, तो बाकी बचा उसका नेट प्रॉफिट है। उसने बैंक से एक अमाउंट पहले हायर मीन्स लोन पे ली थी और उसके ऊपर कुछ देना था, उसे रिटर्न करना था, ठीक है ना। आप समझे म्यूचुअल फंड में जो अर्न किया उसमें से बैंक का लोन का इंटरेस्ट रिटर्न किया, ठीक है, और फिर उसका 14,000 का प्रॉफिट आया। आप समझे, तो म्यूचुअल फंड में कितना अर्न किया, म्यूचुअल फंड में निवेश उसका मान लो x रुपीज, तो 12.5% से 4 साल में उसने 12.5% इंटू 4 इंटू x, इस तरह से उसका म्यूचुअल फंड में सिंपल इंटरेस्ट आया। और उसमें से उसने बैंक को रिटर्न कितना किया, 25,000, 10.5% से 4 साल में, जो भी उसका अर्निंग में से ये माइनस होगा और हमें फाइनल प्रॉफिट कितना हो गया 14,000 रुपए। तो x का वैल्यू निकाला हमने 49,000। हमने ये x माना था कि म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इस तरह से उसका आंसर कितना हो गया 49,000 होगा। तो इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है आपने। आप समझिए, आप जो सवाल छोड़ा रहे उसका क्वालिटी एकदम हाई स्टैंडर्ड का क्वालिटी है क्वेश्चन का। आप समझिए, यूट्यूब पे कोई भी कहीं भी आपको इस क्वालिटी के क्वेश्चन छुड़ाते हुए कोई नहीं दिखेगा। मैं देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, सभी जो क्वेश्चंस है बहुत जिसमें शॉर्टकट्स लग सकते हैं ऐसे सवाल छुड़ाए जाते हैं। ऐसा मत करिए, एग्जाम में शॉर्टकट्स वाले क्वेश्चन नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से ये सवाल है, पूरा आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या उसके अंदर चीजें चलती है।
सुरेश कुमार बोरोज 7,000 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। 7,000 रुपये इसने विलेज लेंडर से लिया, ठीक है ना। फिर तो एक साहूकार से इसने 7,000 रुपया विलेज से लिया। फिर एट द एंड ऑफ द 3 years ही अगेन बोरोज 3,000 रुपीज। 3 साल के बाद फिर से 3,000 रुपये लिए, ठीक है। सो 3 साल तो पहले 7,000 रुपये था, फिर से 3,000 रुपये ले गया, अभी 10,000 हो गया। क्लोजेस इज अकाउंट आफ्टर पेइंग 4,615 रुपीज एज इंटरेस्ट आफ्टर 8 years। 8 साल के लिए टोटल लोन चला। पहला 7,000 रुपये कितने साल के लिए चला? अरे पहला 7,000 रुपये कितने साल के लिए चला? 8 साल के लिए, बराबर है। और 3,000 रुपये कब लिया? 3 साल के लिए। 3 साल के बाद लिया, तो 5 साल के लिए कौन सा अमाउंट रहा? 3,000 रुपये। आपको समझ में आ रहा है क्या? पहला 7,000 रुपया 8 साल के लिए उसने लोन लिया और 3 साल के बाद 3,000 रुपये लिया। तो 8 साल के टोटल बिजनेस में 3 साल के बाद है वो 3,000 रुपया। तो कितने साल के लिए रहा उसके पास लोन? वो 5 ही साल का इंटरेस्ट देगा ना उस पे, 5 साल का इंटरेस्ट देगा। सो उसने पेमेंट करते वक्त कितना दिया था इंटरेस्ट करके? 4,615 रुपये, बराबर है। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ ही मेड द बोरोइंग, फर्स्ट बोरोइंग, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखो 7,000 रुपये लिया था, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, बराबर है। 7,000 रुपये लिया था कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या पकड़ते? एक्स पकड़ते। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या पकड़ते? X% पकड़ते, सही है। तो आप देखिए, तो 7,000 इंटू 8 अपॉन X, सही है, प्लस 3,000 रुपया इसने 5 साल के लिए X%, और ये आया कितना? 4,615। ये आया कितना? 4,615। देखो 0 कट हुए, 0 कट हुए, तो ये कितना हो गया? 8 × 56, 560x प्लस ये कितना हो गया? 150x, और ये कितना हो गया? 461। ये समझ में आया क्या आपको? ठीक है ना, कि 7,000 रुपया उसने 8 साल के लिए रखे थे और 3,000 उस 3 साल के लिए, 8 में से 3 गया 5 साल के लिए। तो देखिए अभी 0 हो गया, 6 × 5 11 हो गया, 5 × 2 7 हो गया, 4,615, सही है। देन तो 710 से इसको डिवाइड करना है, किसको? 4,615 को। देखिए 4,615 कितने से डिवाइड करना है? 710 से। ऊपर देखिए, ठीक है। सो अभी 710 से 461 को तो नहीं डिवाइड कर सकता, मुझे पूरे 4 अंक लेने पड़ेंगे, बराबर है। फिर 7 का टेबल में 4 तो नहीं आएगा, 46 तो आएगा। 7 × 42, साथ ही 49 हो जाएगा, बराबर है। 42 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स लेते, 6 0 6 1 जा 6, साइंस आता 42, माइनस करते 5, 11 में से 6 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 0 हो गए, सही है। अभी देखिए 710 के छोटी संख्या है, अभी पॉइंट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। अभी देखिए अगर 5 टाइम्स करता हो तो ये 35 आ जाएगा, 5 टाइम्स, 5 0 5 1 5, ये आया 0। तो मेरा आंसर कितना होगा? 6.5%। मेरा आंसर कितना होगा? 6। कितने का टेबल आना चाहिए? 7 का टेबल आना चाहिए। ये डिवीजन करने के लिए कितने का टेबल आना चाहिए? 7 का, ठीक है ना, सिंपल। तो फर्स्ट 7,000 रुपीज, आप समझे, सवाल में आपको पूरे ऑप्शन दिख रहे, पॉइंट में आ रहे हैं, तो उसको डिवाइड करते नहीं बैठना। पूरा डेसिमल पॉइंट में आपको ऑप्शन दिख रहे, तो आपने कभी भी उसको डिवाइड नहीं करते बैठना, डायरेक्ट डिवाइड करो। 710 से उसको डायरेक्ट 4,615 को डिवाइड करना सिखाया मैंने, ठीक है ना। आप जितना बार बार ये कैलकुलेशन रिपीटेटिव नेचर में वीडियो में देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये कैसे करना चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड 2,000 रुपीज, ठीक है, इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12.5% विद चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसने क्या किया? 12.5% से एक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कितना? 2,000 रुपए का, बराबर है, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टेड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला 3 महीना कितना रहेगा? 12.5%,
फिर तो आफ्टर द फर्स्ट पीरियड टू 12%, नेक्स्ट 3 मंथ्स कितना रहेगा 12%, नेक्स्ट 3 मंथ्स 11%, नेक्स्ट 3 मंथ्स कितना रहेगा 10%। 4 बार 3 महीना आ गया तो कितना हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। द पर्सन विड्रॉज द इंटरेस्ट एवरी 3 मंथ्स एंड कंटिन्यूज द डिपॉजिट। हर 3 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट आया वो निकाल रहा है, ये नहीं कि वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सेम ही रह रहा है, 2,000 रुपए, ठीक है। If there was no change in the interest rate, then how much more interest would that person have earned in 1 year? ठीक है ना। अब आप बात बताओ कि भाई उसको हर एक में से आप समझिए कि उसका इंटरेस्ट कितना है। कि आप देखिए सबसे पहले वो बोल रहा है कि 12.5%, पहले कितना लिया 12.5%, कितने महीने के लिए, तो मान लो उसने 2,000 रुपया 3/12 मंथ्स के लिए, 3/12 मंथ्स के लिए। और हर बार क्या चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड के साथ परसेंटेज चेंज हो रहा है बस। और वो परसेंटेज क्या क्या है, पहला ये दोनों कॉमन रहेंगे ना, 2,000 रुपए प्रिंसिपल और टाइम पीरियड दोनों कॉमन रहेंगे। और क्या बदलेगा हर बार, इंटरेस्ट रेट। तो पहला कितना है 12.5%, पहला कितना है 12.5%, तो 12.5/100। दूसरा कितना है 12%, तीसरा कितना है 11%, चौथा कितना है 10%। सही है। अब आप देखो ये जो भी हो गए 312 और ये कितना आएगा बेटा 4×5 = 20, 500 आएगा ये 500, और ये रहेगा 100, और ये कितना रहेगा देखो 12 12 24 24 10 34 34 10 44 1 45 45.5 है ना, 45.5। फिर तो अभी देखो जो भी आया इसका, ये 0 0 कट हो गया, और ये हो गया 5×5 = 25, 2 रह गया, 5×5 = 25 और 2 27, कैरी और 2, 5 × 20 और 2 22। सही है, ये करेक्ट है क्या, सही है। देख लो आप, 5 5 = 25, कैरी और 2, 5×5 = 25, 2 27, कैरी और 2, 5 × 20 और 2 27। सही है, ये हमने टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हर 3 महीने के इसमें। सही है। अभी वो बोल रहा है कि भाई अगर ये इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं हुआ होता था, इफ देयर वाज नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, तो कितना रहता था 12.5% रहता था। कितना रहता था 12.5%। कितने साल के लिए 12.5% क्या होता है 1/8, 12.5% क्या होता है 1/8। कितने समय के लिए, कितने अमाउंट के लिए 2,000 के लिए, और कितने साल के लिए 1 साल के लिए। 3 महीना हो गया ना वो 4 बार, तो 1 साल के लिए हो गया 12/12 हो गया, बराबर है। तो ये कितना हो गया 1 हो गया। सही है। और ये 4 दूनी 8, 4×5 = 20, ये आप डिवाइड भी कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड किया तो 250 आएगा। तो 250 ये जो इंटरेस्ट है इसमें से 227.5 माइनस करेंगे, ये 5 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22.5 है आंसर। वो पूछ रहा है डिफरेंस कितना है, वो क्या बोल रहा है, देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट। मोर देन लेस देन मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। मोर देन लेस देन क्या होता है, डिफरेंस होता है। मोर देन लेस देन क्या होता है, डिफरेंस। ये आप समझे। तो पहला 5 सवाल आपका डिफिकल्टी लेवल कम रहेगा, फिर 5 सवाल एवरेज, फिर 5 एडवांस, फिर 5 सुपर एडवांस। उसको डिफिकल्टी लेवल कितना भी बढ़ाने दो, आप हर एग्जाम में जो भी डिफिकल्टी लेवल है इन 100 क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा कि आपने छुड़ाया है सफिशिएंट क्वेश्चन। सही है। मैं आपको 100 क्वेश्चंस के सेट बना के देता हूं सभी चैप्टर्स के, ठीक है ना, उसका आपको बखूबी अंदाजा आ जाएगा एग्जाम के हिसाब से। ठीक है ना। हो गया। एक बार फिर से देखते हैं इसको, ठीक है ना। उसने बोला कि भाई एक रकम है 2,000 रुपए, उसने फिक्स डिपॉजिट में डाला। सो पहली बार उसने कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसमें कितना रखा 12.5%।
फिर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कितना हुआ 12, फिर कितना हुआ 11, फिर कितना हुआ 10, हर 3 महीने के बाद, तो ऐसे 4 बार 3 महीना, तो कितना हो गया 12 महीना। तो हमने लिखा कि भाई हर बार 2000 और 3 महीना ऐसे लिखने के बजाय उसे कॉमन ले लिया। ये देखो प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू इंटरेस्ट रेट, तो हर बार ये कॉमन हमने अलग से निकाल लिया कि भाई पीआरटी अपॉन 100 में P इंटू टाइम पीरियड PT अपॉन 100 हमने बाहर निकाल लिया और PT अपॉन PT हमने बाहर निकाल लिया। तो प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड 3/12, 12 से क्यों डिवाइड किया, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना था, सही है। फिर आप देखो 12.5%, फिर 12% प्लस हुआ, फिर 11%, फिर 10%, इनका एडिशन किया तो कितना आया 45.5%, बोला तो 100, ये कितना हो गया 2000 को 1/4 से डिवाइड हुआ 312, सही है। तो ये हुआ 4×5 500 हुआ। ये कैलकुलेशन किया 227.5 सिंपल इंटरेस्ट आया हमें, ठीक है। सो जो भी व्यवहार हुआ पहला, अब उसने बोला कि देयर इज नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में पहले कितना चेंज हो रहा था, 4 बार चेंज कर लिया था, लेकिन अगर 12.5% ही रहता था स्टार्टिंग से तो 2000 रुपया, 12.5% बोला तो कितना होता है, 12.5% क्या होता है 125 पॉइंट बाय 1000, बोला तो 1/8, 1/8 ऑफ 2000, कितने महीने के लिए, पूरा 1 साल के लिए, 12/12, तो 8 से डिवाइड किया तो कितना आया 250 रुपए, 250 रुपए। तो ये दोनों का डिफरेंस, तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट, मोर का मतलब क्या बेटा कि कितना ज्यादा, वो कैसे पता चलेगा कि पहले कितना था और अभी कितना था, उन दोनों का डिफरेंस, तो कितना ज्यादा वो पता चलेगा। मोर देन, लेस देन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यदि ब्याज दर में कोई परिवर्तन ना हो तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष में कितना अधिक ब्याज, अधिक का मतलब क्या, डिफरेंस, कितना कम ब्याज या कितना अधिक ब्याज, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए कि जब भी आपको मोर देन, लेस देन ऐसा बोला जाता है तो आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है, तो मैंने 250 में से 227.5 माइनस किया, सही है ना। हाँ, अगर नहीं समझा उसको रिपीटेटिव नेचर में वीडियो को देखो तो आपको आ जाएगा, मैं ये अपलोड करके देता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, तो आपका आंसर हो गया 22.5। चलिए देखिए 18 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20-20 के सेट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देन बैंक ऑफर्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%, इन हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट इन्वेस्टेड विल बिकम 5 टाइम्स। ये आप देखो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे छुड़ाते हैं। अभी 1 रुपया मान लो प्रिंसिपल है, तो 5 रुपया क्या हो गया, देखो 5 टाइम्स हुआ ना। 1 रुपया मान लो प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितनी है 5 टाइम्स हो गया ना। तो एसआई कितना हो गया 4 रुपए हो गया, एसआई कितना हो गया 4 रुपए। आपको समझा क्या, 1 रुपए का अगर प्रिंसिपल है और अमाउंट हो गया 5 टाइम्स, तो 5 रुपया अमाउंट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, सही है। अकल की बात, तो 4 रुपए का इंटरेस्ट कमाया आपने, कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, 1 रुपए। आप देखो अभी इन हाउ मेनी ईयर्स, आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है कि 4 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये होता है ना। हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालते, पहले ऊपर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 करते, नीचे क्या करते, बाकी फैक्टर, वो क्या है प्रिंसिपल। 1 रुपए का प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट रेट पे 8%, ठीक है। 8% का 100 तो ऊपर लिखा ही हुआ है, खत्म। तो ये कितना हो गया देखो 400/8, तो ये कितना हो गया 50 ईयर्स, कितना हो गया 50 ईयर्स, तो आंसर हो गया 50, सही है। आपको समझा क्या कैसे कैलकुलेशन किया है, इतना आसान था वो कि भाई 1 रुपए का प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स अगर अमाउंट हो गया। ये 4th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के एग्जाम में आता था सवाल, अगर आपने दिया हो बचपन में शायद गलती से, ठीक है ना। हाँ ये सब, हाँ शायद अगर दिया हो, ठीक है ना, सिंपल। तो आप देखो अभी कितना आसान है, कितना आसान है। आप चीजों को समझ कर लीजिए कि भाई 1 जो होता है, ठीक है, 1 अगर मैं प्रिंसिपल पकड़ता हूं तो अमाउंट कितना हो गया 5 टाइम्स 5 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4 रुपीज हो गया, बराबर है। 5 में से 1 गया 4, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। ऐसा करते हैं ना हम लोग। ये देखो PTR अपॉन 100 इज इक्वल टू एसआई, तो उसके हिसाब से इसको छुड़ाया कि एसआई इंटू 100 किया, एसआई इंटू 100 की, और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा टाइम पीरियड निकल गया, खत्म। दैन
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, मैंने देखा कुछ किताबों में इसके फॉर्मूले बना के दे दिए, फॉर्मूला एक ही है आपका, वो क्या है पीटीआर अपॉन 100, खत्म, उससे ज्यादा मत बनाइए कुछ, ठीक है डन। फिर देखिए अभी विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्कीम्स ऑफर बेटर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो दो स्कीम दिए, तो बेटर रेट बोला तो दोनों में से ज्यादा रेट कौन दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। द अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम्स डबल इन 8 years, डबल बोला तो क्या हो जाएगा, 1 रुपए पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1 रुपए आ रहा है, तभी अमाउंट डबल हो रहा है। अभी अकल लगाओ, हो गया, अभी इसके पहले का सवाल हो गया, तो 1 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, 1 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, कितने साल में, 8 साल में, कितने साल में, 8 साल में, बराबर है, 1 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट, बराबर है, तो 1 into 100 डिवाइडेड बाय 8 into 1, तो 100/8 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100/8 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कितना है 12.5%, 12.5%। अब देखो द अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम्स 4 times in 24 years, विदाउट राइटिंग छुड़ा रहा हूं मैं, छुड़ा कर भी देता हूं, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 4 times, तो 1 रुपए पे 4 times हो रहा है, तो बोला तो 1 रुपए पे बैच कितना है 3 रुपए, 3 रुपए है, 1 रुपए पे 1 रुपए की प्रिंसिपल पे बैच आया 3 रुपए, तो 3 into 100, 3 into 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 रुपया इंटू 24, 24 ईयर्स ना, तो 3 into 100 300 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 300/24, तो कितना हो गया, कितना हो गया sin 24 7/25, 50/4 आएगा, बोला तो कितना आएगा 12.5% आएगा, वो भी 12.5%, दोनों अगर 12.5% तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफर इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं लिखूं फिर से, अभी जो बोला मैंने वो मैं लिख कर दिखाता हूं, देखो सो पहला वाला क्या कर रहा है, पहला बता रहा है कि भाई प्रिंसिपल अगर 1 है, अमाउंट अगर कितना है डबल है, तो मेरा एसआई कितना हो जाएगा 1 ही रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया, सही है, और मुझे निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 into 100, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपये, कितने टाइम पीरियड के लिए 8 years के लिए, तो ये कितना हो गया 12.5% हो गया, सही है। अब दूसरा वाला स्कीम देखता हूं मैं, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, एसआई हो गया, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया लगा है, अमाउंट कितना है 4 times, तो एसआई कितना हो गया 3 times, 3 रुपए का एसआई हो गया, सही है। 1 रुपए पे इन्वेस्टमेंट पे 4 रुपया अगर मेरा अमाउंट आता है, तो एसआई कितना है 3 रुपए, तो आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, एसआई 3 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड, वो कितना दिया 24 साल, ये कितना हो गया 3 8 24, 100/8 कितना होता है 12.5%, ये क्या हो रहा है दोनों इक्वल हो रहे, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी, बोथ आर इक्वल। ये विदाउट राइटिंग मैंने आपको छुड़ा के दिखाया, पहले आंसर निकाला और उसके बाद हमने क्या किया, आंसर निकालने के बाद उसको लिख कर भी लिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप एग्जाम में हर चीज लिखने के मूड में मत खड़े रहिए, कभी भी देखिए कि उसको विदाउट राइटिंग बना सकते हो, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस, तो आपकी खुशी की बात की लास्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, रिलीव्ड, ओके। हाँ, बट अच्छे थे सवाल, हाँ बिल्कुल अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस भी रहेगा, आपको गैप देंगे और उसके बाद 20 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। हाँ, भाग जाना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो बड़ा मेहनत का काम है, हर चीज मेहनत का काम है, आप समझिए, ठीक है ना। तो जितनी आप इस पे मेहनत करेंगे एग्जाम में आसानी हो जाएगी उसको छुड़ाने में, ठीक है। चलिए देखिए, अभी सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट गेट्स 3 times in 15 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 times, ठीक है। पहले इसमें क्या नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, और दूसरे इसमें क्या नहीं दिया, ईयर्स नहीं दिया, पूछा है, ठीक है ना। अब आप देखो पहले वाले इसमें सिंपल इंटरेस्ट पे 3 times हुआ, तो क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट एसआई, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया, अमाउंट है 3, तो एसआई कितना है 2 रुपये, ये सही है। और कितने साल में हुआ 15 साल में, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, तो एसआई कितना है 2 रुपया इंटू 100, कितने साल में 15 साल में, और एसआई के प्रिंसिपल कितना है 1 रुपये, तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया 200/15, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 200/15, ये सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 200/15%, सही है। फिर आगे बोला कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 times, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, आपको क्या करना है 10 times निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट एंड एसआई, सही है। प्रिंसिपल कितना है 1 रुपये और ये कितना है 10 times, तो एसआई कितना हो गया 9 रुपये, सही है।
और आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। ऐसा है कितना है, 9 रुपया, इंटू क्या करेंगे 100, सही है, 9 इंटू 100, और फिर क्या करेंगे देखो 9 इंटू 100, फिर क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 200, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर 15 ऊपर चला जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना 200/15, सही है। सो ये 100, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 15 9 135 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, बेशक 12, 1 बच गया, बेशक है क्या 67.5, सही है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये पढ़ाया नहीं क्या मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है ना, पहले नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना, पहला 3 सेट ये नहीं पढ़ाया था, लेकिन अभी ये एक चीज रह गई थी बस पढ़ाने की, ये अभी हम लोगों ने सीख कर लिया, ठीक है ना। पहला 3 सेट में ये सवाल नहीं हुए, लेकिन ये ही आता है एग्जाम में, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपका टेस्ट लिया कि आपको समझ में आना चाहिए कि हर बार वो सेम नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से होगा, ठीक है ना। बट ये सिंपल था कि नहीं, आपने क्या करना था, ये रेशियो निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट एंड एसआई, और उसके आधार पर आपने क्या निकालना था, प्रिंसिपल आपने 1 लिया, अमाउंट 3 लिया, तो एसआई 2 हो गया, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया आपने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड, सही है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। फिर से प्रिंसिपल अमाउंट 10 टाइम्स है, इसको 1 पकड़ा, ये 10 हुआ, तो एसआई कितना हो गया 9, ये 9 टाइम्स होना चाहिए। तो टाइम पीरियड कितने टाइम में होगा ये, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रहेगा, सही है। तो 9 एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 200/15, 15 ऊपर चला गया, छुड़ाया इसको, 67.5 ईयर्स। तो ये कितने हो गए, 20 क्वेश्चंस हो गए, सही है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीशन हो गया। सो आप देखिए अभी, सो थैंक यू, क्यों थैंक यू, मैंने थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने थैंक यू बोलना चाहिए, हम सब ने एक दूसरे को थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज मींस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आप सच में ये जितने सवाल हुए सब कंप्लीट कीजिए, आपको अपने आप उसका बेनिफिट होगा बेटा, ठीक है। थैंक यू, चलो।